हेलो एंड वेलकम बैक। ये है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 12। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.16 में फ्री रेडिकल एटम और ग्रुप हैविंग ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं, जिनका पेयर नहीं होता है, उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इनको एक डॉट से डिनोट किया जाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलेंगे जब भी एक यहाँ पे डॉट लगा होगा। इसका ये मतलब है कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर प्रेजेंट है जिसका पेयर उसके पास अवेलेबल नहीं है। वहीं यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। ये फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज से होते हैं। जब भी किन्हीं दो एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे, दोनों एटम्स के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हो जाएंगे, जो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुई, जिसके चलते यहाँ पे आपको दो इसके फ्री रेडिकल देखने को मिल गए। यानी कि जो फ्री रेडिकल होता है, कोई भी ग्रुप या एटम हो सकता है जिसके ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि उसका पेयर अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं और ये फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक एमसीक्यू भी आ सकता है। फिर इसके करेक्टर हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है और हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना पेयर को ढूंढने के लिए हाईली रिएक्टिव हो जाता है, यानी कि हर किसी से रिएक्शन कर सकता है। और हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, क्योंकि आपने जैसे CH3 को देखा होगा तो ये फटाफट बॉन्ड किसी के साथ बना देगा, या क्लोरीन को ऐसे देखा होगा तो फटाफट किसी किसी के साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको आज हम फ्री रेडिकल पे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसके अंदर दो ही मेथड आते हैं। सबसे पहला है थर्मल या तो फोटोकेमिकल, यानी कि लाइट के होमोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेड है हमारे पास, जिसके पास यहाँ पे 4 अल्काइल के ग्रुप हैं। अगर हीट इसके ऊपर हम पास करवाएंगे तो जो लेड है वो अलग आ जाएगा और यहाँ पे हमारे को 4 अल्काइल ग्रुप के रेडिकल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसके चलते एक इधर गया एक वापिस चले गया। तो इसके यहाँ पे रेडिकल हम देख सकते हैं, ये ऐसे है। दूसरा है यहाँ पे डाई इथाइल, इसको हम यूवी लाइट के अंदर रखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, जिसके चलते इसके भी हमारे को दो फ्री रेडिकल देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो मेथड है वो बाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की मदद से होता है, इन्वॉल्विंग गेन और लूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का लूज होगा वहां से हमारे को फ्री रेडिकल देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो गया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, जिसके चलते ये क्या एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर डिसोसिएशन होगी तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे साइड में आ जाएगा, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग आ जाएगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्री रेडिकल की, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जो 3 कोप्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 3 सिंगल बॉन्ड्स को बनाएंगे, ये रेड वाले। ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा ये वाला, वो कैरी करेगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन को, ये। और बाकी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इनमें, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अपने पास रखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर यहाँ पे रहा, इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो कार्बन की तरह होगी। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो टर्शरी, 2 से जुड़ा हुआ होगा तो सेकेंडरी, और 1 से तो प्राइमरी। बाकी कोई भी आर ग्रुप नहीं होगा। और यहाँ पे इसको हम मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे, सबके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अब इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जिसके पास यहाँ पे ज़्यादा आर ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिसके पास आर ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं वो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है। और जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं स्टेबिलिटी भी बढ़ते जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑर्डर इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेसर द डिसोसिएशन एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मोर स्टेबिलिटी। इस बात को यहाँ पे समझ लेने वाली बात है। सबसे पहले जान लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। कोई भी दो एटम होंगे उनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको डिसोसिएट करने वाली जो डिसोसिएट होगी मतलब तोड़ देने वाली एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, डिराइव्ड फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेसर द डिसोसिएशन एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यानी कि जितनी ज़्यादा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी कि दो बॉन्ड को तोड़ने वाली ताकत जितनी ज़्यादा होगी वो दोनों उतने ही क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अगर उनको हमने फ्री रेडिकल बनाना है तो हमारे को होमोलिटिक क्लीवेज करने पड़ेगी। होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए अगर हमारे को ज़्यादा ताकत लगाने पड़ रही है, यानी कि उसका यही मतलब है कि जो ए एंड बी के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो स्टेबल है, मतलब ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम आएगी और जल्दी से फ्री रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलर होगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेसर दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मोर स्टेबिलिटी। यानी कि बॉन्ड को अगर जल्दी से डिसोसिएट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है और उसके चलते यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसी के बेस के ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है तो उसमें चेंज इन इथैल्पी डेल्टा एच को इज इक्वल टू रखना पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। ऐसा क्यों, एक स्टडी है डेल्टा एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी पे ऑफ सेवरल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिसोसिएशन ऑफ डिफरेंट अल्केन्स CH4 टू फॉर्म डिफरेंट अल्काइल रेडिकल shows amount of energy required to form various is। सबसे पहले आएगा मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा एच है कुछ सेवरल रिएक्शंस के उसके ऊपर एक स्टडी हुई है जो हमारे को डिसोसिएशन ऑफ डिफरेंट अल्केन्स, ये रहे डिफरेंट अल्केन जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल वाले हैं, उनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी कितनी लगती है। अब मिथाइल में सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में और टर्शरी में। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी है उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है डेल्टा एच कुछ केमिकल रिएक्शंस के एक स्टडी हुई जिसमें हमारे को डिफरेंट अल्केन्स का पता लगा कि अल्केन से फ्री रेडिकल बनाने के लिए कितनी डिसोसिएशन एनर्जी लगी। तो उसमें मिथाइल सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करता है और हैंस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन रेडिकल फ्रॉम इट्स अल्केन स्टेट द लेस स्टेबल इट बिकेम। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी देखो यहाँ पे कैसे होगी, इसको रेडिकल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने पड़ रही है, तो इसको बनाना थोड़ा अनस्टेबल होगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसको जल्दी से हम रेडिकल बना पा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी रेडिकल बनने के लिए। वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मोर एनर्जी रिक्वायर होगी तो लेस स्टेबल इट बिकम। दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर फ्री रेडिकल इज क्या होगा, टर्शरी पहले पर आएगा क्योंकि इसको डिसोसिएशन एनर्जी कम लग रही है, सेकेंडरी उसके बाद, प्राइमरी सबसे लास्ट में और फिर मिथाइल। ये ऑर्डर है ये केवल बेस्ड है डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन अल्काइल रेडिकल एंड पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन का मतलब है जो CH3 यहाँ पे है,
हाइड्रोजन इसके साथ, और फिर जब हम इसका रेडिकल बना देते हैं तो इसको हम प्राइमरी या पेरेंट अल्केन बोलेंगे, जिससे हमारे को क्या मिलेगा, अल्काइल रेडिकल्स मिलेंगे। तो ये किसके है, डिफरेंस इन एनर्जी है, यानी कि अगर इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी x है तो ये कितना होगा, x माइनस जो भी इसकी एनर्जी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मीथेन से मिथाइल रेडिकल बना और इथेन से इथाइल रेडिकल बना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 433 किलो जूल था और इसका 110 किलो जूल है। तो इसका लेसर रिलेटिव स्टेबिलिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, 23 किलो जूल लग रही है, जिसके चलते क्या होगा, ये प्रूफ हो जाता है कि ज़्यादा एनर्जी जिसके अंदर रिक्वायर होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितनी कम एनर्जी रिक्वायर होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बुक के अंदर। अब हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। हमने पीछे उनकी स्टेबिलिटीज़ को देख लिया, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे हो जाती है। आपको पता है सिग्मा और पाई ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है, उसके चलते एक नो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उस नो बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस के टर्म में क्या होगा, द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, को कार्बन के और एक हाइड्रोजन के। एक बार यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा, दूसरी बार का रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। जैसा हमने कार्बोकटायन में देखा था और कार्बोनाइन में देखा था, वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, डिस्पर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल में भी ऐसा ही हो रहा है। एक जगह फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है, दूसरी जगह फ्री रेडिकल यहाँ बन रहा है। तो the actual number of contributing structure or the extent of delocalization of odd electrons, ठीक है, depend upon the nature of alkyl radical, यानी कि the more number of contributing structure or the more extensive the delocalization, the more stable is radical। वही बात है कि जितना ज़्यादा इसकी डीलोकलाइजेशन होती रहेगी, जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होता जाएगा। जैसे इन मिथाइल एंड इथाइल रेडिकल में क्या होगा, इसके अंदर अब हाइपर कंजुगेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन इथाइल रेडिकल के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, जिसके चलते हमारे को स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर ये एक ही जगह पे रहेगा तो इससे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और मोर नंबर ऑफ एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, द मोर स्टेबल इज रेडिकल। वहाँ पे हमने इथाइल रेडिकल देखा था, अब हम आइसोप्रोपाइल रेडिकल देखते हैं, यानी कि सेकेंडरी वाला। तो इसके कितने, 6 हाइपर कंजुगेशन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। 6 कैसे, एक बार ये हाइड्रोजन देगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। तो जब 6 यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और मिथाइल से सेकेंडरी बनाने के लिए 37.6 किलो जूल मोल इनवर्स का डिफरेंस लगता है। वहीं अगर सिमिलरली अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल को बनाने की कोशिश करें तो 50 किलो जूल मोल इनवर्स 1 लगता है। और टर्शरी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो जिसके चलते ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप अगर कार्बोकटायन को एक बार पढ़ लोगे या कार्बोनाइन को एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। डायरेक्ट इसी टॉपिक को पढ़ोगे तो
थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। दूसरी आती है रेजोनेंस की बात। रेजोनेंस में भी वही बात है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस फ्री रेडिकल की डीलोकलाइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। वैसे ही बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये रहा बेंजाइल, बेंजीन की रिंग में ये रेडिकल यहाँ पे अल्काइल रेडिकल, तो इसके यहाँ पे 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, यानी कि हाईली स्टेबलाइज्ड है ये। फिर उसके बाद ट्राईफिनाइल मिथाइल जब आ जाता है यहाँ पे, ये है ट्राईफिनाइल और ये बाईफिनाइल। तो आप देख सकते हो अगर एक में इतनी स्टेबिलिटी है तो 2 में ज़्यादा होगी और 3 में उससे भी ज़्यादा होगी। तो यही है स्टेबिलिटी का फंडा और यही है फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट। ये आपको टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।